हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो लास्ट टाइम हमने 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिक होता है और उसको कैसे एक्सक्रीट किया जाता है। हमने देखा था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया के फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट होता है, यूरिया के फॉर्म में और यूरिक एसिड के फॉर्म में। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक फॉर द बॉडी क्योंकि ये आपकी बॉडी के सेल्स को डिहाइड्रेट कर देगा। ये आपके बॉडी के सेल्स के साथ इंटरफेयर करेगा, उसके मेम्ब्रेन के साथ इंटरफेयर करेगा, उसके फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा। और इसीलिए ये अमोनिया जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके हमको बॉडी से फेंकना होता है। अब कुछ एनिमल्स जो डायरेक्ट अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन सारे एनिमल्स के पास तो इतना वाटर हो नहीं सकता। सारे ऑर्गेनिजम्स 500 लीटर पानी तो पीते नहीं है, मतलब 500 ml 500 लीटर पानी पीते नहीं है। तो उन एनिमल्स के कंडीशन में क्या किया जाता है, उन एनिमल्स के कंडीशन में हम इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कौन से एनिमल्स के पास कितना वाटर है, उसके हिसाब से उसका नाइट्रोजनस वेस्ट कन्वर्ट किया जाता है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से एनिमल्स कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, कैसे एक्सक्रीट करते हैं, ये सारा प्रोसेस आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आज हम पढ़ेंगे अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोगों में से ऑलरेडी कुछ लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम अंजलि पटेल है और मैं आपको महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का क्लास 12th का बॉटनी वाला पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। बॉटनी मतलब क्या होता है? देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि जो बायोलॉजी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आधा पार्ट प्लांट्स का होता है और आधा पार्ट एनिमल्स के ऊपर होता है। तो जो प्लांट वाला पार्ट है, आप जानते हो कि इंडिया इज फेमस फॉर इट्स आयुर्वेद। इतने सारे एडवांटेजेस हैं प्लांट्स के, इतनी सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। तो ये प्लांट आखिर इतनी चमत्कारी चीज कैसे है, कैसे हम प्लांट जैसे ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म या नेचर के इतने ब्यूटीफुल से क्रिएशन को ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं, उसके बारे में आप मेरे साथ पढ़ोगे। आपको जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं बायोलॉजी पढ़ाने का कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस रखती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में किया था और मास्टर्स लाइफ साइंसेस में किया था, दोनों मुंबई यूनिवर्सिटी से। और मैंने अपनी गाइडेंस से 30,000 ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया है और बहुत सारे टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। मेरा ऐसे मानना है कि टॉपर्स अपने आप नहीं बनते हैं, टॉपर्स को बनाया जाता है। तो अन अकेडमी की मदद से महाराष्ट्र स्टेट, जहां इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, अन अकेडमी की मदद से महाराष्ट्र के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को और ज्यादा सुपर टैलेंटेड और टॉपर्स निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाई है। तो मेरे साथ आप पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस ऑफ बॉटनी। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट के साथ। मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, इनके बारे में आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, कुछ इंट्रोडक्शन 11th में पढ़ा है। तो आखिर मेंडल ने ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, उनका एक्सपेरिमेंट क्यों सक्सेसफुल हुआ, जेनेटिक्स के कौन से पार्ट हैं, नियो मेंडलिज्म क्या होता है और अलग अलग जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है जेनेटिक्स से, डीएनए से, क्रोमोसोम सुनते ही। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रिज कोर्स है, प्लस क्लास का ये जो ब्रिज कोर्स है, इसका मोटिव ही यही है कि आपके अंदर का ये डर बाहर निकाला जा सके। तो मेरे लेक्चर्स प्लस क्लास में 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरे लेक्चर्स को अच्छे से एंटरटेन करने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए, लाइक टू गेट एजुकेटेड प्रॉपर्ली एंड टू गेट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ बॉटनी, कम टू अन अकेडमी एंड लर्न विथ मी। मैं कोशिश करूंगी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हंसते खेलते आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाने की। तो बने रहिए अन अकेडमी के साथ, लेट्स क्रैक इट। ऑल राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि कुछ एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और कुछ एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं एक छोटा सा हिंट बता देती हूँ। जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। और जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं उन एनिमल्स को? हम यूरिकोटेलिक। तो देखो इधर पे, अमोनोटेलिक या अमोनोटेलिज्म क्या होता है, ये आपका पहला प्रोसेस है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अमोनोटेलिज्म यानी कि
एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनोटेलिज्म मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एलिमिनेशन यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो जब एनिमल्स अपना नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। और जो एनिमल्स ये प्रोसेस करते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। यानी अमोनिया एक्सक्रीट करोगे तो अमोनोटेलिक बोला जाएगा, अमोनोटेलिक एनिमल को बोला जाता है। और अमोनोटेलिज्म ये प्रोसेस है, ठीक है। मैं अमोनिया एक्सक्रीट कर रही हूँ तो मैं अमोनोटेलिक हो गई। अमोनोटेलिक एनिमल कैसे प्रोसेस से करेगा अमोनिया एक्सक्रीट? अमोनोटेलिज्म। देखो ये ISM ये वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है प्रोसेस। तो अमोनिया एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। और जो एनिमल ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है, उन एनिमल्स को बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। ओके, अमोनोटेलिज्म इज अ प्रोसेस, इट इज बेसिक इन नेचर। एसिडिक बेसिक जो होता है तो इसका pH मोस्टली बेसिक होता है। हेंस इट वुड डिस्टर्ब द pH ऑफ द बॉडी इफ रिटेन्ड। देखो ये अमोनिया बेसिक होता है, तो और हमारी बॉडी में बहुत सारा pH चेंजेस होता है। स्टमक में एसिडिटी होती है, इंटेस्टाइन में बेसिसिटी होती है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग pH होता है, ब्लड का pH अलग होता है। सो ये अमोनिया अगर आपके ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब हो गया, रिटेन का मतलब क्या होता है बेटा? रीअब्जॉर्ब हो जाना। देखो सिंपल सी बात है, जब आप वॉमिट करते हो, क्या आप वो वॉमिट वापस अंदर ले सकते हो? छी, बहुत गंदा एग्जाम्पल है बट ये फैक्ट है। जब आप वॉमिट करते हो तो आपके स्टमक का एसिड आपके माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, तो पूरा गला जलने लगता है, पूरा गला दुखने लगता है। फिर वही चीज जब आप अंदर निगलोगे तो और ज्यादा खराब लगेगा। तो ठीक इसी तरीके से एक बार बॉडी का वेस्ट जो बाहर आ जाता है उसको हम रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि उसके वजह से पूरे के पूरे बॉडी का pH डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये अमोनिया बेसिक होता है, इसीलिए ये हमारे बॉडी के pH के साथ इंटरफेयर करेगा और इसीलिए हमको इसको रीअब्जॉर्ब नहीं करना है। स्लाइट इंक्रीज इन pH वुड डिस्टर्ब ऑल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस इन बॉडी एंड वुड ऑल्सो मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनस्टेबल। देखो क्या बोला गया इधर पे, अगर आप pH जरा सा भी ऊपर नीचे करते हो, अगर आप बॉडी का pH स्लाइटली भी ऊपर नीचे करते हो, स्लाइट इंक्रीज इन pH, अगर आप बॉडी का pH जरा सा भी ऊपर या नीचे करते हो, तो उसके वजह से हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स या तो काम करना बंद कर देंगे या तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में कि हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक pH यानी कि एक ऑप्टिमम pH पे ही काम करते हैं। तो अगर आप ये ऑप्टिमम pH का लेवल चेंज कर दोगे तो एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे तो मेटाबॉलिज्म होना बंद हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म होना बंद हो जाएगा तो एनर्जी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि ज़रा सा भी pH अगर आपने कम या ज़्यादा किया तो उसके वजह से पूरे के पूरे बॉडी का pH डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके वजह से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बायलेयर से बनती है। सो pH चेंज होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन भी अनस्टेबल हो सकती है। देखो बॉडी में एक भी बदलाव हुआ तो सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। It is readily soluble in water and needs large quantity of water to dilute and reduce the toxicity। देखो क्या बोला गया आपको इधर पे, readily मतलब क्या होता है? easily। readily मतलब क्या होता है? easily। तो ये जो अमोनिया है, मैं अमोनिया की बात कर रही हूँ, ये जो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट है ये वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है, क्या? कि इसको बहुत सारा पानी चाहिए डिसॉल्व होने के लिए। ये पानी में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है बट इट नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डाइल्यूट एंड रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। इस अमोनिया को अगर आपको डाइल्यूट करना है, इसका टॉक्सिक लेवल, इस अमोनिया का टॉक्सिक लेवल यानी इसका डेंजर लेवल अगर आपको कम करना है, आपको इसको कम टॉक्सिक बनाना है, तो आपको इसको ढेर सारा पानी देना पड़ेगा। अब हम 100 लीटर 500 लीटर पानी तो पी नहीं सकते, मतलब हम दिन में मुश्किल से 3-4 लीटर पानी पीते हैं। क्या होता है इधर पे, देखो इसको बहुत सारा पानी चाहिए डाइल्यूट करने के लिए। तो हाउएवर इट इज़ एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, ये मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, सो इट इज़ एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म। हेंस all animals that have plenty of water available for dilution of ammonia they excrete nitrogenous waste in the form of ammonia। क्या बोला गया इधर पे हमको, जिन एनिमल्स के पास बहुत सारा पानी का सोर्स अवेलेबल होता है,
जिन एनिमल्स के पास बहुत सारा पानी का सोर्स अवेलेबल होता है वो एनिमल्स आसानी से इस अमोनिया को डाइल्यूट कर सकते हैं। डाइल्यूट करना यानी कि उसका टॉक्सिक लेवल कम कर देना। मतलब समझो आपने 1 ग्लास पानी लिया और इस 1 ग्लास में आपने 1 चम्मच नमक डाला, 1 स्पून नमक डाला, ठीक है। और ये दूसरा ग्लास पानी लिया और इस पानी में आपने 3 चम्मच नमक डाला। तो इसमें नमक का मात्रा ज़्यादा है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, इसमें सॉल्ट कम है। तो जिसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल कम होता है, मतलब जिसमें सॉलिड मॉलिक्यूल कम होता है, इसको हम डाइल्यूटेड बोलते हैं। और जिसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है जिन एनिमल्स में, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी मतलब मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो जिन एनिमल्स के पास प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगा वो एनिमल्स क्या कर सकते हैं, वो एनिमल्स आसानी से अमोनिया को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसका टॉक्सिसिटी लेवल कम कर सकते हैं और बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो एनिमल्स अपनी बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक बोलते हैं और उस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। देखो इधर पे क्या बताया गया है, इसको अंडरलाइन करो, ये सीईटी और नीट क्वेश्चन है। 1 ग्राम अमोनिया डिसॉल्व करने के लिए कितना पानी चाहिए, 300 से 500 ml पानी चाहिए। 1 ग्राम अमोनिया डिसॉल्व करके बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए कितना पानी चाहिए, आधा लीटर पानी, यानी 300 से 500 ml वाटर। और हम इतना पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। और अगर आधा लीटर पानी हमने अमोनिया डिसॉल्व करने के लिए यूज कर लिया तो बाकी की एक्टिविटी के लिए पानी बचेगा ही नहीं। और सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 लीटर पानी चाहिए। समझो आपकी बॉडी में 5 ग्राम अमोनिया है तो आपको 2.5 लीटर पानी यूज करना पड़ेगा, जो कि ह्यूमंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 ग्राम अमोनिया डिसॉल्व करने के लिए 300 से 500 लीटर पानी चाहिए। तो ये प्रोसेस अमोनोटेलिज्म हमको ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलेगा, ये प्रोसेस हमको किस में देखने मिलता है, अमोनोटेलिज्म इज फाउंड इन एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स। जो पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेस मतलब जो फिशेस होती हैं और जो स्नेक होते हैं, वाटर स्नेक होते हैं, एंड एक्वेटिक लार्वल एम्फीबियंस, और पानी के अंदर जो एक्वेटिक एम्फीबियंस यानी फ्रॉग वगैरह जैसे हो गए, तो उनके अंदर एनिमल्स विदाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम आर ऑल्सो अमोनोटेलिक। तो जो एनिमल्स कंटिन्यू पानी में रहते हैं, जो एनिमल्स कंटिन्यूसली पानी में रहते हैं या ज़्यादातर, एम्फीबियंस बोला है मतलब ज़्यादातर पानी में रहना प्रेफर करते हैं, उन एनिमल्स के अंदर हमको अमोनोटेलिज्म देखने को मिलता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक ही चीज़ याद रखो, अमोनोटेलिज्म मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करना। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए 500 ml पानी चाहिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स में ही देखने को मिलेगा। तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। अमोनोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू जनरल बॉडी सरफेस लाइक स्किन। तो ये जो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं इनके पास कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, ये अपने स्किन से, गिल्स से और अनडेवलप्ड किडनीज की मदद से एक्सक्रीशन करते हैं। इनके पास प्रॉपर किडनी नहीं होती है पर अनडेवलप्ड किडनी या स्किन या गिल्स होंगे, उसकी मदद से ये अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो इधर पे आपको क्या क्या याद रखना है, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर 300 to 500 ml ऑफ वाटर। और ये एग्जाम्पल, ये वाला पैराग्राफ और ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूरियोटेलिज्म के बारे में। तो अमोनोटेलिज्म में हमने क्या बोला कि डायरेक्ट अमोनिया एक्सक्रीट होता है। अब समझो कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। और ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। देखो सिंपल है, देखो इधर क्या बताया है, elimination of nitrogenous waste in the form of urea is called as यूरियोटेलिज्म। जब आप अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर देते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। देखो ये जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होता है ना, ये आपके बॉडी के गैप्स में जाके स्टोर हो जाता है और फिर उधर पे एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में पेन होता है, आपकी बॉडी में पेन होता है। और जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होगा बॉडी में उतनी ज़्यादा अनवांटेड प्रोटीन बनेगी और उसके वजह से बॉडी का अनवांटेड एनर्जी यूज़ होते जाएगा। तो फोकट का एनर्जी यूज़ नहीं करना है, इसीलिए अमोनिया
बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो एनिमल ज़्यादा पानी पीते हैं वो डायरेक्ट अमोनिया निकालेंगे, लेकिन जो एनिमल ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं वो पहले इस अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे यूरिया में और फिर यूरिया को अपने बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे। देखो, अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया को कन्वर्ट करके यूरिया बना दिया। तो यूरिया इज लिटिल लेस टॉक्सिक एंड इट इज लेस वाटर सॉल्युबल देन अमोनिया। ओके, इसको पानी भी कम चाहिए होता है। हेंस इट कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड टू सम एक्सटेंट इन द बॉडी। देखो, अमोनिया को तो आप बॉडी में रख ही नहीं सकते, बॉडी तुरंत डैमेज होना चालू हो जाएगी। लेकिन यूरिया अगर थोड़े टाइम तक बॉडी में रह भी जाता है तो भी उससे बॉडी को डायरेक्ट डैमेज नहीं पहुंचेगा। थोड़े टाइम तक हम यूरिया को अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक है। ओके, ऑल राइट। Hence, it can be concentrated in the body. Due to this, it requires less water for elimination. तो ये कम टॉक्सिक है, ये कम वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए इसको डिसॉल्व करने के लिए कम पानी चाहिए। Compared to ammonia, about 100 times less water in human, several hundred times in camel and kangaroo, rat and shark. तो देखो क्या बोला गया इधर पे हमको कि अमोनोटेलिक एनिमल्स में 500 लीटर पानी चाहिए, तो उससे 100 गुना कम पानी यूरियोटेलिक एनिमल्स को चाहिए। मतलब अमोनोटेलिक में 500 ml चाहिए तो यूरियोटेलिक में सिर्फ कितना चाहिए, 50 ml चाहिए। इसके लिए सिर्फ कितना लगता है, 50 ml। सीधा 100 का डिफरेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, 10 इंटू 10 करोगे तो सीधा डबल हो जाता है। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, अमोनिया के कंपैरिजन में बहुत कम पानी चाहिए होता है यूरिया को डिसॉल्व करने के लिए। So as it is less toxic and less water soluble, hence ureotelism is suitable for animals. Those need conservation of water to some extent. तो यूरियोटेलिज्म हमको किस में देखने को मिलता है, हमको उन एनिमल्स में देखने को मिलता है जिनको अपना पानी बचा के रखना है। जैसे हम ह्यूमंस, हम अपना पूरा पानी यूज नहीं कर सकते, हमको अपना पानी बचा के रखना होता है। Hence it is common in terrestrial animals. तो यूरियोटेलिज्म प्रोसेस हमको किधर देखने को मिलता है, ये एग्जाम्पल अंडरलाइन करो। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जो लैंड पे रहते हैं क्योंकि उनके पास पानी कम होता है, एज दे हैव टू कंजर्व H2O, क्योंकि हमको अपना पानी बचा के रखना होता है, नहीं तो दिन भर काम कैसे करेंगे, डिहाइड्रेट होके चक्कर आके गिर जाएंगे। इट टेक्स अबाउट 50 ml H2O फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ NH2 इन यूरिया। देखो क्या बोला गया है, 1 ग्राम यूरिया डिसॉल्व करने के लिए या 1 ग्राम नाइट्रोजनस वेस्ट डिसॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 50 ml पानी चाहिए, और अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए 500 ml पानी चाहिए। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैमल्स, कार्टिलेजेनियस फिशेस यानी जो फिशेस जिनके अंदर बोन नहीं होती है, प्रॉपर कार्टिलेज होता है, जैसे कि शार्क फिश, देन स्टिंगरे फिश, मैनी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, पानी के अंदर बहुत सारे जो एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द अडल्ट एम्फीबियंस, बड़े बड़े जो मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, जैसे कि आपके वेल वगैरह, दे आर यूरियोटेलिक। वो कैसे एनिमल्स होते हैं, यूरियोटेलिक, क्योंकि उनको कम पानी चाहिए, उनके पास पानी कम होता है और उनका वेस्ट अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब इधर पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहला तो ये पॉइंट याद रखोगे कि 1 ग्राम यूरिया डिसॉल्व करने के लिए 50 ml पानी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, एग्जाम्पल। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है। एग्जाम्पल 100% बोर्ड्स में आता है या CET में आता है। और फिर तीसरी चीज़ आप क्या याद रखोगे, दे कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया इन लिवर बाय ऑपरेटिंग ऑर्निथिन या यूरिया साइकिल। क्या बोला मैंने इधर पे, आपको जब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना होता है, देखो जब आप ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हो तो ये किधर पे होता है प्रोसेस, लिवर में। और कौन से साइकिल के मदद से होता है, ऑर्निथिन साइकिल के वजह से। कौन से साइकिल के मदद से होता है, ऑर्निथिन साइकिल के वजह से। तो दे कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया इन लिवर बाय ऑपरेटिंग ऑर्निथिन और यूरिया साइकिल, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रेब्स एंड हैंसलेट इन 1932। ठीक है, ये नाम मत भूलना। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्निथिन साइकिल फॉलो किया जाता है, एंड 3 ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। मतलब आपको जब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस लिवर में हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए हमको 3 ATP मॉलिक्यूल्स लगते हैं, ओके, टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 ATP लगता है, मतलब ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है बच्चों, ये एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें ATP यूज होती है। Sharks retain more urea in their body fluid to make their blood isotonic to the surrounding marine water। देखो क्या बोला गया इधर पे, शार्क्स जो होते हैं ये अपना यूरिया वापिस अपने ब्लड में ले लेते हैं,
क्योंकि इनको एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना है। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर का सॉल्यूट लेवल और आपके बॉडी का सॉल्यूट लेवल सेम होना चाहिए। मतलब शार्क पानी में रहती है, तो पानी में जितना सॉल्ट है, पानी में जितना मिनरल्स है, उतना ही मिनरल्स उसकी बॉडी में भी रहेगा, तो उसका रेस्पिरेशन बराबर होगा। ओके, आइसोटोनिक मतलब बाहर, बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर सेम सॉल्यूट लेवल मेंटेन करके रखना। तो दिस हेल्प्स देम टू प्रिवेंट पॉसिबल लॉस ऑफ वाटर बाय एक्सोऑस्मोसिस। तो इसके वजह से क्या होगा, जब आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर सेम सॉल्यूट लेवल रहेगा, तो आपके बॉडी का कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई भी प्रोडक्ट अंदर नहीं आएगा। तो इसके वजह से शार्क का जो वाटर है वो लूज नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, समझो एक किशमिश का या फिर एक ग्रेप्स का एग्जाम्पल ले लो। जब आप ग्रेप्स को धूप में रखते हो तो आजू बाजू में धूप होती है, हीट होती है, तो हीट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ज़्यादा मिनरल्स नहीं होते, तो ग्रेप के अंदर से पानी इवेपोरेट हो जाता है और ये ग्रेप सिकुड़ जाता है, ये ग्रेप श्रिंक हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर कम है। तो जब आपका बैलेंस होगा, एटमॉस्फेयर का सॉल्यूट लेवल और बॉडी का सॉल्यूट लेवल बैलेंस होगा, तो उसके वजह से बॉडी का प्रोडक्ट बॉडी में ही रहेगा और वाटर का प्रोडक्ट वाटर में ही रहेगा। तो बॉडी का पानी बाहर नहीं जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिंग पॉसिबल लॉस ऑफ वाटर। मतलब आप अपना पानी अपने पास ही रख रहे हो, हमको एक्सोऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो शार्क का जो वाटर है, जो मिनरल्स है, उसके बॉडी के अंदर ही स्टोर रहते हैं। एक्सेस यूरिया जो होता है वो एलिमिनेट कर देता है शार्क, लेकिन थोड़ा यूरिया वो अपने बॉडी में बचा के रखता है, क्योंकि शार्क जो है ये ज़्यादातर हमको सी में या ओशन में देखने को मिलते हैं। तो वाटर का लेवल और शार्क के बॉडी का लेवल, दोनों का सल्यूट लेवल बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि शार्क का सर्वाइवल मेंटेन रहे, उसकी एनर्जी प्रोसेस मेंटेन रहे। तो अमोनोटेलिज्म में हमने क्या पढ़ा, 500 ml पानी चाहिए 1 ग्राम अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए। यूरियोटेलिज्म में हमने क्या पढ़ा, 50 ml पानी चाहिए 1 ग्राम यूरिया बनाने के लिए, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए 3 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए, और ये प्रोसेस किधर होता है, ये प्रोसेस लिवर में होता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। इतना आपको समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं यूरिकोटेलिज्म के बारे में। यूरिको और यूरियो, यूरियो मतलब क्या होता है, यूरिया एक्सक्रीट करना, ठीक है, और यूरिको मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये दो प्रोसेसेस में, अच्छे से याद रखो। यूरियो मतलब यूरिया एक्सक्रीट करना, यूरियोटेलिज्म मतलब यूरिया एक्सक्रीट करना, और यूरिकोटेलिज्म मतलब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना। हमने इधर पे क्या बोला था कि जिन एनिमल्स के पास कम पानी होता है, देखो अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml पानी चाहिए फॉर 1 ग्राम अमोनिया, यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml पानी चाहिए फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिया, लेकिन यूरिक एसिड के लिए तो आपको 10 ml पानी की ज़रूरत होती है। 10 ml पानी ही आप 1 ग्राम यूरिक एसिड कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब डिजोल्व कर सकते हो। लेकिन किन एनिमल्स के पास कम पानी होता है, जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स, कैमल्स एट्सेट्रा। सो ऐसे प्रोसेस में देखो, जब हमको यूरिया एक्सक्रीट करना होता है तो हम अमोनिया से यूरिया बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। तो जिन एनिमल्स के पास और कम पानी होता है, जिन एनिमल्स के पास और कम पानी होता है, उनके केस में क्या देखा जाता है, उनके केस में अमोनिया से हम यूरिक एसिड बनाते हैं। उनके केस में हम क्या बनाते हैं, अमोनिया से यूरिक एसिड बनाते हैं आयनोसिनिक पाथवे की मदद से, और 1 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व करने के लिए 10 ml वाटर चाहिए। तो देखो इधर क्या बताया गया है, जब आप अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में एलिमिनेट करोगे, देखो एक सिंपल सी चीज़ याद रखो, बच्चा जब छोटा होता है, देखो जब बच्चा छोटा होता है तो वो बड़े बड़े रोटी के टुकड़े नहीं खा सकता, तो मम्मी उसको खिचड़ी खिलाती है, या छोटा सा 1 साल का जो बच्चा होता है, आप उसको रोटी खिलाते हो क्या, हम उसको रोटी नहीं खिलाते क्योंकि उसके दांत नहीं आए, हम उसको सेरेलैक खिलाते हैं या उसको दूध पिलाते हैं या उसको पाउडर सब्सटेंस देते हैं, क्योंकि वो खा नहीं सकता, वो पचा नहीं सकता। फिर जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसको छोटा छोटा रोटी का टुकड़ा देते हैं। फिर वही बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो वो अपने आप से रोटी तोड़ के अपने आप खाने लग जाता है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ऐसा इमेजिन करो कि जो बड़ा बच्चा है, जो खुद से सब कुछ काम कर रहा है, वो अमोनोटेलिक है। फिर जो 5 साल का बच्चा है, जिसको छोटा छोटा टुकड़ा देना पड़ रहा है, वो यूरियोटेलिक है, क्योंकि उसको 50 ml पानी चाहिए, मतलब ये यूरियोटेलिक है। 5 साल का बच्चा छोटा छोटा रोटी का टुकड़ा खाएगा। और यूरिकोटेलिक एकदम 1 साल का बच्चा है, ये कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसको हमको एकदम सिंपल फॉर्म में वेस्ट देना पड़ता है, मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है। तो जैसे बच्चे अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग उम्र में अलग अलग खाना खाते हैं, वैसे हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है, वो वेस्ट भी अलग अलग तरीके से एलिमिनेट होता है। तो देखो इधर यूरिकोटेलिज्म के बारे में क्या बताया है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट
इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। तो जब आप अपनी बॉडी का वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, मतलब ये बॉडी के लिए एकदम कम डेंजरस है। हेंस इट कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी फॉर सम टाइम इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। और इसीलिए हम यूरिक एसिड को बॉडी में थोड़े टाइम के लिए छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचेगा। इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इसको डिजोल्व करने के लिए बहुत कम पानी चाहिए। हेंस मिनिमम अबाउट 5 to 10 ml और 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड और नो नीड ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। मतलब अगर पानी है तो 5-10 ml पानी भी बहुत होता है। 5-10 ml पानी मतलब इतना सा पानी, ठीक है। आप कफ सिरप पीते हो ना ढक्कन में डाल के, 5 ml 10 ml उतना पानी, या अगर पानी नहीं भी है तो भी यूरिक एसिड एलिमिनेट हो सकता है। Hence animals those need to conserve more water for uricotelism उन दे फॉलो यूरिकोटेलिज्म। जिन एनिमल्स के अंदर पानी एकदम कम होता है, एकदम कम पानी, वो एनिमल्स यूरिकोटेलिज्म प्रोसेस करते हैं। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड बाय आइनोसिनिक एसिड पाथवे। देखो क्या बोला गया है, अमोनिया को कन्वर्ट करके हम क्या बनाते हैं, यूरिक एसिड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आइनोसिनिक पाथवे की मदद से। कैसे बनाते हैं, आइनोसिनिक एसिड पाथवे की मदद से। जैसे ऑर्निथिन साइकिल से अमोनिया को कन्वर्ट करके हमने यूरिया बनाया। यूरिया बनाने के लिए ऑर्निथिन साइकिल है, यूरिया बनाने के लिए क्या है, ऑर्निथिन साइकिल है। वैसे ही अमोनिया को कन्वर्ट करके जब आप यूरिक एसिड बनाते हो, अमोनिया को कन्वर्ट करके जब आप यूरिक एसिड बनाते हो तो इसके लिए आइनोसिनिक पाथवे है। कौन सा पाथवे है, सॉरी आइनोसिनिक, स्पेलिंग देख के रखो, आइनोसिनिक पाथवे है। सो आइनोसिनिक पाथवे भी लिवर में ही होता है, इन द लिवर ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। सो जिन एनिमल्स के पास कम पानी होता है उन एनिमल्स में यूरिक एसिड बनता है आइनोसिनिक पाथवे की मदद से। तो बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, एंड मेनी रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक बिकॉज दे नीड टू कंजर्व द वाटर। एक तो उनकी बॉडी में पहले से इतना कम पानी है तो उनको अपना पानी बचा के रखना है, इसीलिए ये बहुत कम पानी में भी एक्सक्रीशन करते हैं। However, they have to spend more energy। लेकिन इतना देखो, जब आप अमोनिया से यूरिया बनाते हो तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स यूज हो जाता है। वैसे ही जब हम अमोनिया से यूरिक एसिड बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ATP यूज होता है, लेकिन इनके पास एनर्जी होती है। इनके पास पानी कम होता है लेकिन इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये आसानी से अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अपने बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको क्या क्या याद रखना है, यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए कितना पानी चाहिए, ये कौन से पाथवे की मदद से होता है और इसके एग्जाम्पल क्या है, ये 3 पॉइंट आपको इस पैराग्राफ में से याद रखना है, ठीक है। देखो ये टेबल देखो, आप इससे आसानी से तीनों के बीच का डिफरेंस याद रख सकते हो। अमोनोटेलिज्म में अमोनिया एक्सक्रीट होता है, यूरियोटेलिज्म में यूरिया और यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड। अमोनोटेलिज्म में ये जो अमोनिया है वो कहाँ बनता है, लिवर में बनता है, बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब आपके बॉडी में अगर ज़्यादा अमीनो एसिड्स है तो उनको ब्रेक डाउन करके अमोनिया बनाया जाता है। फिर आपका यूरिया भी किधर बनता है, ये भी लिवर में बनता है बाय ऑर्निथिन साइकिल। और आपका यूरिक एसिड किधर बनता है, वो भी लिवर में बनता है बाय आइनोसिनिक पाथवे। फिर अमोनिया बनाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, सो इट इज़ वेरी लेस एनर्जी इज नीडेड। यूरिया बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और यूरिक एसिड बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब इधर पे 3 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया और इधर पे उससे भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हाईली टॉक्सिक, अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक, इसीलिए हम इसको बॉडी में बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते। यूरिया इज कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक, इसके कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है। और यूरिक एसिड बहुत कम टॉक्सिक होता है, तो इससे ज़्यादा बॉडी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड स्टोर हो रहा है, आपके बोन्स के बीच में अगर ये यूरिक एसिड स्टोर हो रहा है तो उसके वजह से आपको गाउट आर्थराइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, आपको गाउट आर्थराइटिस हो सकता है, यानी बोन्स के जॉइंट में एक्सेस यूरिक एसिड स्टोर हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं गाउट आर्थराइटिस। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यूरिया इज ओके मतलब वो थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है। एंड यूरिक एसिड इज एब्सोल्युटली और यू कैन से वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, इसको बहुत कम पानी में ये डिसॉल्व होता है। अमोनोटेलिज्म एक्सक्रीट रैपिडली इन यूरिन, ये फटाक से बॉडी से निकालना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बॉडी के लिए। ये थोड़ा स्लो रेट में बॉडी से एलिमिनेट होता है। और यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड फटाक से, यूरिक एसिड एकदम आराम से एक्सक्रीट होगा, कुछ टेंशन नहीं होता है इसका। अमोनोटेलिज्म में हमको डाइल्यूट यूरिन बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें 1 ग्राम अमोनिया डिसॉल्व करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए।
यूरिकोटेलिज्म में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देखने को मिलता है, मतलब ज्यादा सॉल्ट रहेगा, ज्यादा यूरिया रहेगा और पानी कम रहेगा। और यूरिक एसिड में आपका यूरिन लिक्विड के फॉर्म में नहीं निकलेगा, ये थिक पेस्ट के जैसे निकलेगा, चिपचिपा पेस्ट होता है ना, वैसा वेस्ट हमको देखने को मिलता है यूरिकोटेलिज्म एनिमल्स में। और एक कैटेगरी होती है ग्वानोटेलिज्म, और एक कैटेगरी होती है ग्वानोटेलिज्म जो हमको स्पाइडर यानी कि मकड़ी और बिच्छू में देखने को मिलता है, मकड़ी, बिच्छू, पेंगुइन। इन एनिमल्स में क्या होता है, ये एनिमल्स ग्वानाइन एक्सक्रीट करते हैं। प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स पढ़ा था ना हमने, तो ग्वानाइन इज अ प्यूरिन। तो ये एनिमल्स ग्वानाइन एक्सक्रीट करते हैं जो नाइट्रोजनस बेस है। तो इन एनिमल्स को हम बोलते हैं ग्वानोटेलिक एनिमल्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्वानोटेलिज्म। सो ये देखो, वाई अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, बिकॉज इट कैन गेट अक्यूमुलेटेड इन द ब्लड सेल एंड इट कैन चेंज द pH ऑफ द ब्लड, विच इज नॉट गुड फॉर द एंजाइम्स, दैट इज वाई इट इज हाईली टॉक्सिक टू द बॉडी। फिर ये हमने पढ़ लिया ग्वानोटेलिज्म क्या होता है। एंड फाइंड आउट अबाउट गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस मतलब क्या होता है, आपके बोन्स के गैप में जब एक्स्ट्रा यूरिक एसिड स्टोर हो जाता है तो उसके वजह से सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, आपके बोन्स के बीच में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा यूरिक एसिड स्टोर होगा उतना ज्यादा आपका बोन प्रेस हो जाएगा, उतना ज्यादा आपके बोन के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, और फिर बोन्स प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे और पेन होने लगता है। तो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड की वजह से आपके जो सेल्स है, जो कार्टिलेजेस है, वो डिसॉल्व होने लग जाते हैं, बोन का डीकैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और बोन्स वीक हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा यूरिक एसिड होना भी अच्छा नहीं है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।